नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स के। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर मतलब कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स आपके पहले यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट से एक न्यूमेरिकल आता है और एक न्यूमेरिकल आपको थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड से भी पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में एंट्रोपी से एक न्यूमेरिकल उठता है और एक न्यूमेरिकल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कार्नोट साइकिल से एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। तो आज हम लोग इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और साथ में एंट्रोपी के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे कि सर ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कौन कौन सी आता है, किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल को। सबसे पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सिस्टम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 110 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। What would be the efficiency of engine if the boiler temperature is rise मतलब होता है बढ़ना, rise to 140 डिग्री सेल्सियस, the temperature of the sink remaining the same। क्वेश्चन की पहली लाइन देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है सर, ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। और क्वेश्चन में कह रहा है आप स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो प्रकार का टेम्परेचर दिया है। एक टेम्परेचर को T1 मान लीजिएगा, दूसरे को आप T2 मान लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। आपको ईटा का फार्मूला मालूम है, इफिशियंसी को ईटा बोलते हैं। इस इफिशियंसी ईटा का फार्मूला आपको अगर इफिशियंसी मैं पूरा भी लिख दूं तो आप लिख सकते हैं सर इफिशियंसी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। इफिशियंसी रिप्रेजेंट करेंगे ईटा के द्वारा। फार्मूला आपको मालूम है T2 माइनस T1 अपान T2, ये इफिशियंसी का फार्मूला T2 माइनस T1 अपान T2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको दो टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा, एक टेम्परेचर क्वेश्चन में 110 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ईटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, T2 की वैल्यू 110 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे T1 आपको 25, लेकिन केल्विन में चेंज करके रखेंगे। आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है तो T2 में जब निकालेंगे तो 110 प्लस 273, क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि केल्विन में जब बदलते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो T2 की वैल्यू जो आपको हाई टेम्परेचर होगा वही रखना होता है। अब हाई टेम्परेचर रखना है तो 110 में 273 जोड़ दीजिए, तो 273 और 110 जोड़ेंगे तो ये 383 हो जाएगा, माइनस 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो भी 273 जोड़ दीजिए, तो 25 में 273 जोड़ेंगे तो वो वैल्यू 298 हो जाएगा अपान T2। T2 का मतलब यही 383। तो ध्यान से सुनो, मैंने केल्विन में चेंज करके ये वैल्यू रखा है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बताइए T2 को आपने 110 क्यों माना है, 110 तो पहले क्वेश्चन में है ना, तो उसको आप T1 मानते। अब देखो वहीं में बात बताई जाती थी कि सर कार्नोट साइकिल के अंदर जब इफिशियंसी का जिक्र करेंगे तो जो टेम्परेचर बड़ा होगा उसको T2 मानेंगे और जो टेम्परेचर छोटा होगा उसको T1 मानेंगे। तो T2 की वैल्यू ऑलवेज हमेशा T1 से ज्यादा होगी। इस वजह से जो 110 और 25 में जो बड़ी वैल्यू थी उसको मैंने T2 माना है और 110 को केल्विन में चेंज किया तो 383 आया, माइनस 25 को केल्विन में चेंज किया 298 अपान T2 मतलब 383। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा, इसमें घटा दीजिएगा तो ईटा बराबर, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपकी आएगी 0.222, ये वैल्यू ईटा की निकल के आएगी। अगर परसेंटेज में कभी क्वेश्चन पूछेगा तो परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो आप इसी को लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 100 से गुणा कर दीजिए तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 22.2%। परसेंट में पूछेगा तो इस वैल्यू में 100 से गुणा कर दीजिएगा और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है ये डिपेंड करता है ना।
तो याद रखना, बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि इफिशियंसी बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2। T2 T1 की वैल्यू केल्विन में होगी, डिग्री सेल्सियस में नहीं होगी। डिग्री सेल्सियस में अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो केल्विन में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 273 को जोड़कर। T2 की वैल्यू हमेशा बड़ा वाला टेम्परेचर रखेंगे, T1 की वैल्यू हमेशा छोटा वाला टेम्परेचर रखेंगे। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल की बात करूं तो हमेशा ये बड़ा वाला टेम्परेचर होगा, तो वही T2 होगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे हो गया। अब इफिशियंसी से एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको मैं रब करता हूं, रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात आती है। अब देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन है ना बेटा। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए पढ़िए उसको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन 368 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्ट केल्विन में दे रखा है, 368 केल्विन एंड 288 केल्विन इफ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज 895 जूल। कह रहा है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड कितना है? 895 जूल में वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर रहा है। देखो इफिशियंसी का दो फार्मूला है, इफिशियंसी को W अपान Q। एक फार्मूला ये है जहाँ पे W वर्क डन है, Q हीट एब्जॉर्ब है। ये वैल्यू प्लस में है तो हीट एब्जॉर्ब मतलब सप्लाई किया गया हीट है। एक फार्मूला जो अभी बता रहा था मैं, T2 माइनस T1 अपान T2। जैसा कि आप जानते हैं कि ईटा की वैल्यू इसके बराबर है, ईटा की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होंगी। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं W अपान Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपान T2। ये फार्मूला आपका इन दोनों फार्मूले के मदद से बन जाएगा। चूंकि ईटा बराबर W अपान Q होता है और ईटा बराबर T2 माइनस T1 अपान T2 होता है, तो ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो W अपान Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपान T2। क्वेश्चन में बेटा आपसे ईटा पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट पूछा है, मतलब Q की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में W की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है? देखिए W को 895 जूल W की वैल्यू दिया है। Q क्वेश्चन में पूछ रखा है। T2 माइनस T1 बड़ा वाला टेम्परेचर T2 होगा, आपसे केल्विन में डायरेक्ट दिया है तो यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 368 केल्विन की वैल्यू दिया हुआ है, माइनस 288, ये 288 दे रखा है, अपान 368। सॉल्व करिए, यहाँ से Q निकल के आ जाएगा। इसको इसमें से घटा दीजिएगा, फिर इसको डिवाइड करके इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो Q की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में निकल के आ जाएगी। और Q कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू आ रही है 4117 जूल। तो Q की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा 4117 जूल आ रही है। ये वैल्यू आपकी Q की आ रही है। ये आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, Q बराबर 4117 जूल। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड लग गया है ना। अब दो क्वेश्चन आपके हो गए। दो क्वेश्चन के बाद आपसे क्वेश्चन एंट्रोपी पे पूछेगा। किस पर पूछेगा बेटा? एंट्रोपी पे। अब मैं क्वेश्चन एंट्रोपी का आपको सॉल्व कर रहा हूं। आप क्वेश्चन इसको रब करता हूं, रब करने के बाद क्वेश्चन एंट्रोपी को देखिएगा। क्वेश्चन एंट्रोपी को देखिएगा, क्वेश्चन एंट्रोपी वाला क्वेश्चन। इसके एंट्रोपी वाले क्वेश्चन में मैं आपको बात करूं तो ये दो के बाद तीन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। देखिए आप, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड विच मेल्ट एट 300 केल्विन। द टेम्परेचर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 2.51 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछ रहा है। आपको देखो एक फार्मूला मालूम है, डेल्टा एस की वैल्यू अपान इज इक्वल टू डेल्टा एच अपान टी। सर ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, जब कभी इंक्रीज इन एंट्रोपी पूछे, चेंज इन एंट्रोपी पूछे तो यही फार्मूला लगाएंगे। जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू याद रखना, डेल्टा एच की वैल्यू ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है। लेकिन जब भी डेल्टा एच की वैल्यू लिखोगे हमेशा मोल पर मोल के रूप में रखोगे। ये वैल्यू जूल पर मोल में रखी जाएगी। किस में रखी जाएगी? जूल पर मोल में। हमेशा याद रखना ये वैल्यू जूल पर मोल में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में जूल पर मोल में डायरेक्ट दिया होता है,
कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता है, डायरेक्ट नहीं देगा तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, जूल पर ग्राम में अगर होगा तो जूल पर मोल में चेंज कर लेंगे, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू आप जूल पर मोल में रखेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू आपको हमेशा केल्विन में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? क्वेश्चन में केल्विन में। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है इंट्रोपी चेंज बताओ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड विच मेल्ट एट 300 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन दिया है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 2.5 किलो जूल पर मोल। डायरेक्ट किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो डेल्टा एस निकाल लीजिए, इस फार्मूले का यूज करिए। डेल्टा एस 2.51 किलो जूल दिया है, इसको जूल में बदलिए। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो इसमें 1000 का गुणा कर दीजिएगा। इसको 1000 का गुणा क्यों कर रहा है? क्योंकि सर ये आंसर किलो जूल में था, ये वैल्यू हमको जूल में बदलना है, इसलिए 1000 से गुणा कर रहे हैं। अपान टी, टी का मतलब टेम्परेचर, 300 रख दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का इसमें गुणा करिएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू इसमें गुणा करिएगा तो ये 25.1 आ जाएगा और अपान के वैल्यू 3 आ जाएगी। सॉल्व करिएगा इसको तो ये डेल्टा एस बराबर 8.37 आ जाएगा और ये आंसर चूंकि जूल में आपने कन्वर्ट कर दिया था तो ये यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर है बेटा, ये याद रखिएगा। डेल्टा एस की वैल्यू हमने इसको किलो जूल था तो इसको जूल में बदला, इसलिए 1000 से गुणा कर दिया। टेम्परेचर 300 दिया था, कैंसिल आउट किया, 10 का इसमें गुणा करा, 25.1 आ गया, बटा के 3 भाग देंगे 8.37 जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्वेश्चन लग गया, इंट्रोपी पूछा था। अब इस क्वेश्चन को रब करता हूं, इस क्वेश्चन को रब करता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन आ गया, इंट्रोपी का 4था क्वेश्चन। कैलकुलेट द increase in entropy in the evaporation of 1 mole of water at 373 Kelvin। इंक्रीज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, मतलब डेल्टा एस पूछ रहा है। कह रहा है कि कब पूछ रहा है? 373 केल्विन, 373 केल्विन पे टेम्परेचर की वैल्यू दिया है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 किलो जूल पर ग्राम। मैंने कहा था ना डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, इसने क्या रखा है? किलो जूल पर ग्राम, तो इसको पर मोल में बदल देना। फिर उसके बाद वाटर की बात किया है, फार्मूला आपको मालूम है सर, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपान टी। इस फार्मूले का यूज करिए, यहाँ पे निकालेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू सर क्वेश्चन में 2.26 दिया है, 2.26 दिया है सर, तो पहले तो किलो जूल में दिया है, इसको जूल में बदल दीजिए। जूल में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा और साथ में वैल्यू किलो जूल पर ग्राम दिया है, हमको किलो जूल पर मोल वैल्यू चाहिए था, तो किलो जूल को जूल में बदला और जूल पर मोल चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से हम गुणा कर देंगे। 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है, ये H2O मॉलिक्यूलर मास, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 और 16 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 का गुणा कर दिया है तो ये 18 का गुणा कर दिया। 2.26 इंटू 1000, किलो जूल को जूल में बदला इसलिए 1000 का गुणा किया है। किलो जूल पर मोल चाहिए, क्वेश्चन में पर ग्राम दिया था इसलिए 18 मॉलिक्यूलर वेट वाटर से गुणा कर दिया। अब ये वैल्यू जूल पर मोल में चेंज हो चुकी है ना। अब उसके अपान में टी का वैल्यू 373 दिया है तो 373 आप रख दीजिए। अब इस डेल्टा एस को सॉल्व करेंगे। जब ये डेल्टा एस की वैल्यू आप सॉल्व करिएगा बेटा तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 109 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू डेल्टा एस की निकल के आपके सामने आ जाएगी, 109 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, कुछ करना नहीं था। मैंने इस किलो जूल को पहले जूल में बदला, चूंकि पर ग्राम था तो पर मोल में बदला, 18 से वाटर मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, गुणा कर दिया, अपान टी किया। पूरा सॉल्व करेंगे ये आपको 109 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसके अलावा क्वेश्चन और क्या पूछेगा मैं इसको भी रफ करता हूं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5वां क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज
involved in the isothermal reversible expansion of 5 moles of an ideal gas from a volume of 10 liter to a volume of 100 liter at 300 Kelvin टेम्परेचर। इस बार हमसे इंट्रॉपी चेंज पूरा है पूछा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। आपको फार्मूला पढ़ाया गया है डेल्टा एस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ाया गया है सर? फार्मूला पढ़ाया गया है CV लॉग बेस 10, यहाँ पे अगर लॉग बेस ई भी ले सकते हैं, नेचुरल लॉग के रूप में लिया जाता है। इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं CV नेचुरल लॉग T2 अपान T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2 अपान V1। आपने ये फार्मूला डेराइव किया है पीछे, आप इस फार्मूले को पढ़े हैं। इस फार्मूले में देखें ये नेचुरल लॉग लिया है, अगर लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक बात और ध्यान दीजिएगा, कह रहा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होगा। तो टेम्परेचर सेम होगा तो T1 की वैल्यू T2 के बराबर होगी। सर T1 की वैल्यू अगर T2 के बराबर होगी तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वैल्यू आएगी log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 ये वैल्यू बराबर होगी तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आइसोथर्मल केस में ये पूरी वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। तो आइसोथर्मल के केस में अगर बात करें तो फॉर आइसोथर्मल, फॉर किसके लिए बेटा? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू ये CV है न लॉग, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगा, क्या बचेगा? R नेचुरल लॉग V2 अपान V1। हम चाहें तो इस लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। अगर लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो हम इसको नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 लिखेंगे तो यहाँ 2.303 से गुणा करना पड़ जाएगा, तो फार्मूला बदल जाएगा 2.303। R को हम NR भी लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 V2 अपान V1। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए आपने N क्यों लिखा? बेटा अगर N ना लिखता तो 1 मोल गैस की बात होता, N लिख दिया तो N मोल गैस के लिए बात होगा। लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ जाएगा। अब इस फार्मूले पे आप लगाइए, सर आपने इसको क्यों 0 कर दिया? क्योंकि T1 T2 बराबर था। कैसे मालूम चल गया T1 T2 बराबर है? क्योंकि आइसोथर्मल की केस था, आइसोथर्मल में T1 T2 बराबर होगा, टेम्परेचर सेम होगा। ये वैल्यू कैंसिल होकर 1 आएगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये डेल्टा एस बराबर सिर्फ बचा R नेचुरल लॉग V2 अपान V1। लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ जाएगा, यही फार्मूला आपका आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें आप, कह रहा कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोला है तभी मैंने 0 किया है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स, इस N की वैल्यू 5 मोल दिया है क्वेश्चन में। आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन। कह रहा है कि 10 लीटर से बढ़कर कितना लीटर हो गया वॉल्यूम? 100 लीटर चला गया। अब बेटा आप क्वेश्चन में आप लगा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। डेल्टा एस पूछा था 2.303, N के बदले 5 रखिएगा, R के बदले वैल्यू 8.314 रखिएगा, 8.314। ये R की वैल्यू 8.314 जूल में होती है, ये जूल रखेंगे तभी आपका डेल्टा एस की यूनिट जो होगी जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी। अगर आप कैलोरी रख देंगे तो यहाँ कैलोरी में आ जाएगा। खैर मैंने R की वैल्यू 8.314 जूल में रखा है। लॉग बेस 10 V2 अपान V1, V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन में देखें फाइनल वॉल्यूम 100 लीटर है तो 100 अपान 10 कर दीजिएगा। 100 अपान 10 करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर log 10 आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 इंटू 5 गुणे ये गुणे 8.314, ये वैल्यू log 10 बचेगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। सॉल्व करिए तो डेल्टा एस बराबर इसका इसमें गुणा करिए फिर इसमें गुणा करिए, तो गुणा जब कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 95.75, ये वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपकी वैल्यू बेटा आ जाएगी डेल्टा एस की वैल्यू।
95.75 जूल पर केल्विन पर मोल। देख लें, इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप कि सर कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो। डेल्टा एस की वैल्यू ये निकल के आ गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। आइसोथर्मल केस था इसलिए मैंने इसको 0 मान दिया था। अब ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू 600 केल्विन। कह रहा है टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन हो जा रहा है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। कह रहा है कि 1 मोल हीलियम गैस है, टेम्परेचर उसका 300 केल्विन से 600 केल्विन हो रहा है। टेम्परेचर की वैल्यू सर यहाँ पे चेंज हो रही है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। अभी आपको फार्मूला पढ़ाया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग T2 अपान T1 प्लस आर नेचुरल लॉग यहाँ पे V2 अपान V1। इस फार्मूले को देखें और क्वेश्चन की पहली लाइन कह रहा है वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके डेल्टा एस बताओ। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर होगी। फिर से वही बात, ये log V2 अपन V1 की वैल्यू बराबर होने पर log 1 आ जाएगा, क्योंकि V2 V1 बराबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे सर? ये वैल्यू बराबर हो जाएगी तो बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, कट के 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ यही बचेगा। तो क्या बचेगा सर? डेल्टा एस बराबर सी वी लॉग बेस 10। जिस समय लॉग बेस 10 रखेंगे आप 2.303 से गुणा कर देंगे। ये सी वी लॉग बेस 10 T2 अपान T1, ये फार्मूला आपका सर बन जाएगा। डेल्टा एस बराबर 2.303 रख दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आप देखें ध्यान से, CV की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3/2R। 3/2R दिया है तो CV को रख दीजिएगा 3/2R। 3/2R ये वैल्यू मैंने रख दिया 3/2R R के, और उसके बाद log बेस 10 T2 अपान T1। यहाँ टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर 600, शुरू में 300, तो R के बदले भी चाहें तो आप रख सकते हैं 8.314। चूंकि CV की वैल्यू 3/2R था तो R की वैल्यू रख दीजिए 8.314। और ये देखिए log बेस 10 T2 के बदले 600 और T1 के बदले 300। सॉल्व करिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूना 6 log 2 आएगा। log 2 आएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू 2.303 गुड़े 3/2 गुड़े 8.314 गुड़े log यहाँ पे 2 आएगा और log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व करिए इसको। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आपको डेल्टा एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और डेल्टा एस की वैल्यू आएगी 8.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपके डेल्टा एस की निकल के आएगी। ये वैल्यू बेटा डेल्टा एस की निकल के आएगी। इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, गुणा करके देख लीजिएगा तो डेल्टा एस इतना निकल के आएगा। कितना आएगा? 8.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपका डेल्टा एस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में आगे वो कह रहा है कि सर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के भी निकालिए वैल्यू। चलो भैया प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर देखिएगा, आपको फार्मूला मालूम है प्रेशर कांस्टेंट वाला, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी नेचुरल लॉग T2 अपान T1। पहले फार्मूले में CV था, अब CP कर दिया। CP करूंगा तो यहाँ पे R नेचुरल लॉग ये P1 अपान P2 हो जाएगा। जब CV था तो V2 अपान V1 था, CP हो गया तो P1 अपान P2 हो गया। क्वेश्चन में प्रेशर को कांस्टेंट कहा है रखने के लिए। जब प्रेशर कांस्टेंट करूंगा तो P1 की वैल्यू P2 के बराबर। अगर ये वैल्यू बराबर होगी तो कैंसिल होकर log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0।
log 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जब पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी Cp log T2 अपान T1। अगर इसको log को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, log बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ जाएगा। चलिए आइए गुणा कर देते हैं। सर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2.303 Cp और यहाँ पे लिख दिया log बेस 10 T2 अपान T1। सर इस फार्मूले का यूज करिएगा, डेल्टा एस निकाल दीजिएगा। लेकिन एक दिक्कत तुमको ये आएगी कि क्वेश्चन में डायरेक्ट Cp नहीं दिया है, क्वेश्चन में Cv दिया है और आपको Cv की वैल्यू 3/2R दिया है। हमको फार्मूला मालूम है Cp माइनस Cv बराबर R, ये फार्मूला पढ़ा है आपने, मेयर फार्मूला Cp माइनस Cv बराबर R। तो यहाँ पे Cp अगर निकालना होगा तो ये R प्लस ये Cv उधर जाएगा तो ये Cv प्लस में हो जाएगा, R प्लस Cv की वैल्यू कितना होता है 3/2R। जब 3/2R होता है तो इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगा, ये 2 3 5 5/2R की वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2R। अब डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/2R। क्वेश्चन में डेल्टा एस बराबर आप रख दीजिए 2.303 इंटू Cp की वैल्यू 5/2R की वैल्यू 8.314 और साथ में log बेस 10, log बेस 10 में जब आप वैल्यू रखेंगे T2 अपान T1 तो 600/300 और 600/300 रखेंगे तो वैल्यू सॉल्व होकर log 2 आएगा। और log 2 की वैल्यू अभी आप बता रहे थे कितनी वैल्यू होती है log 2 की 0.3010। तो log 2 की वैल्यू आपको मालूम है 0.3010। सॉल्व करिएगा, डेल्टा एस की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। कैसे सर, ये वैल्यू निकाल दीजिए 2.303 गुणे 5/2 को अगर हम चाहें तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दें 5/2 को तो क्या लिख सकते हैं 2.5। सर इसको 2.5 लिख सकते हैं इंटू 8.314 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 आएगा और log 2 में 0.3010 हो जाएगा। अब डेल्टा एस सर पूरा गुणा कर दीजिए। जब सब कुछ गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 14.4 जूल पर केल्विन पर मोल। अब गुणा कर देना बेटा, गुणा करने के बाद यही डाटा आपका निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू 14.4 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या था सर, इस क्वेश्चन में हमको Cp क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था, Cv मालूम था, Cp नहीं मालूम था। तो हमने क्या पता कर लिया Cp पता कर लिया। कैसे पता कर लिया Cp माइनस Cv बराबर R से। Cv सर दिया था क्वेश्चन में 3/2R तो R यहाँ जोड़ दिया तो Cp बराबर ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2R और 3R मिलकर 5 हो जाएगा, 5R/2 ये वैल्यू Cp की आ जाएगी। इस Cp की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 2.303, Cp की वैल्यू 5/2, R के बदले 8.314, log बेस 10 T2 600 T1 300 सॉल्व करेंगे तो log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010। अब सब गुणा कर दीजिए तो डेल्टा एस बराबर 14.4 जूल पर केल्विन पर मोल आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का वर्क डन की वैल्यू निकलवाया था रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंट्रोपी की बात किया और साथ में हम लोगों ने इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन की बात किया। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पूरा पढ़ते रहिए। फिर कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।